नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़े स्टेट्स जो हैं राजनीतिक तौर से भी जिनकी काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत अग्रणीय हैं एक तरीके से देखा जाए तो ये अपने आप में एक देश हो सकते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बजट आया है, इस पर हम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो ये विजन है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये 1 ट्रिलियन के लिए रोड मैप है। वो यूपी की इकोनॉमी को इस तरीके से देखना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है उसमें, काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें, जिस तरीके की पॉपुलेशन है, 22 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसके मद्देनज़र जो है और पॉलिटिकली जो इनका रेलिवेंस है, उससे हम यूपी और बिहार में इनमें थोड़ी सी जो सिमिलैरिटीज़ होगी, थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा और किस मद में कितना पैसा गया है, हम इस पर तमाम बातें करेंगे। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें अगर हम इसे पॉलिटिकली एक नज़र इस पर देख लें तो जो जिस तरीके से हमारी जो लोकसभा की जो स्थिति है, उसमें जो है 526 सीटें जो हैं वो राज्यों से आती हैं और 13 सीटें जो हैं आपकी यूनियन टेरिटरी से। दिल्ली से जाहिर सी बात है कि सेमी स्टेट है, तो वहाँ से 7 सीटें आती हैं, बाकी सारी यूनियन टेरिटरी से एक एक सीट आती है। और जो 526 सीटें जो हैं जो राज्यों से आती हैं, उसके अंदर ही यूपी जो है आपका 80 सीटें लेके 80 सीटें हैं उसमें लोकसभा की, बिहार के अंदर 40 सीटें हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और जानकारी के लिहाज से इसको आगे बढ़ा दें तो 120 सीटें तो यही हो गई हैं 526 के अंदर। और महाराष्ट्र की आपकी 48 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल आपका 42 है और तमिलनाडु आपका 38 है। तो इन पांच अगर हम बड़े राज्यों को अगर हम जोड़ दें तो इसमें से करीब करीब 248 सीटें जो हैं लोकसभा की। तो यानी कि इससे जो पॉलिटिकली जो इसमें जो माइलेज मिलेगा, जिस तरीके से यूपी इलेक्शंस को जाने वाला है 2022 के अंदर, बिहार के अंदर एक नई सरकार आई है, गठबंधन की सरकार है, तो उसके मद्देनजर जो ये जहां से और 2024 पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, उसके लिहाज से जो ये और जिस तरीके से केंद्र का जो बजट आया है उसमें जो 34 लाख करोड़ का जो खर्च करने की जो बात की गई है, जो एक तरीके का रोड मैप दिया गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, तो इन सबको अगर हम कलेक्टिवली देखें, और मैं इस पर ये बात नहीं करूंगा जानबूझ के कि जिस तरीके से कि जीएसटी का जो लेकर के आ रहा है स्टेट के जो फाइनेंस का कंस्ट्रेंट है, उसके लिए फाइनेंस कमीशन के आंकड़ों के लिहाज से बात करेंगे, जीएसटी पर जो दिक्कतें हैं हम उस पर अलग से फीचर बनाएंगे, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन उसको इस लेक्चर से अलग रखेंगे। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ विशुद्ध रूप से जो है हम इन दो राज्यों के बजट के ऊपर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से यूपी का जो है 5.5 लाख करोड़ का जो बजट है और बिहार का जो बजट है 2.1819 कह लीजिए लेकिन लाख करोड़ का है, तो इसके मद्देनजर जो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं हम उस पर बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और इसकी जो मेन सेलिएंट फीचर्स हैं दोनों बजट्स की, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे, उस पर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दो राज्यों में जो ये बजट आया है, दो बड़े राज्यों में जो ये बजट आया है, तो देश के दो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वार्षिक बजट पेश कर एक तरीके से डेवलप्ड जो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, प्रॉस्पेरेंट फ्यूचर यानी विकसित भविष्य की तरफ और बढ़ने के लिए जो है इन्होंने संकल्प को दोहराया है, यानी कि इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता इस पे जाहिर की है, जिस तरीके से लोक कल्याण की बातें इसमें की गई हैं। तो इन दो राज्यों के बजट का जो है कि विशेष महत्व है, क्योंकि ये दो राज्य न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरे देश को जो शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके की जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, जो बेसिक ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि जो सूडान के जो सब सहारन अफ्रीका से वहां से भी ज्यादा पॉवर्टी जो है उत्तर प्रदेश के इलाकों में, बिहार के इलाकों में आपको मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा अगर आप देखें तो हर दो में से एक युवा जो है बिहार के अंदर वो बेरोजगार है। तो इस तरीके के जो हमारे पास ह्यूमन इंडिकेटर्स के जो आंकड़े हैं वो हैरान करते हैं, उसको साधने के लिए जो बजट एक तरीके की भूमिका बनाता है, हम उस पर बात करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि इन दोनों राज्यों की ही गिनती जो है ये अपेक्षाकृत जो है पिछड़े राज्यों के, बीमारू राज्यों में भी आते तो उसमें राजस्थान वगैरह और उसमें जोड़ते हैं, बीमारू राज्यों की काफ़ी संकल्पना थी, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखा जाए तो ये अपेक्षाकृत जो है ये पिछड़े राज्यों से होती है और दोनों ही प्रदेशों में रोजगार की तलाश में जो युवा हैं वो घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। तो और जिस तरीके से बिहार को कहा भी जाता है एक तरीके से ये लेबर सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, लेकिन ये जिसको कहते हैं कि अगर बिहार के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, बिहार के अंदर करे, तो वहाँ का जो पोटेंशियल है, जो एक तरीके का मगध है, बिहार की अपनी एक लेगेसी रही है, जिस तरीके का पटना का इतिहास रहा है, जो पॉलिटिकल केंद्र रहा है, तो बिहार की अपनी एक बहुत वर्चस्व है, उसका एक अपना लेगेसी है, लार्ज एग्रीकरियन लैंड है वहाँ पर, फर्टाइल प्लेन्स हैं, तो उसके मद्देनजर वहाँ पर अगर विकास हो, जैसे
इंडस्ट्री अगर वहाँ पर लगे, तो जिस तरीके से हम बिहार पे काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। तो बिहार जो है अपने आप में समृद्ध है, लेकिन किन्हीं वजहों से वो जो एक तरीके से जो इतना डेवलप्ड नहीं दिखता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल हम इस बजट पर वापस आते हैं। तो पहली नज़र में अगर हम इसे देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ जो है मूलभूत ढांचा विकास पर एक तरीके से ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, वहीं जो बिहार का जो बजट है, वो विशेष रूप से जो है वो बालिका व महिला कल्याण, महिला डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसमें महिला के विकास की बात की जा रही है। इस दृष्टि से जो है बहुत आशा जगाता है। तो ये एक तरीके का आप इसको कह सकते हैं कि मेन फाइंडिंग है। इसका डिफरेंस भी बताता है कि उत्तर प्रदेश जो जिस तरीके से देख रहा है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर, तो जो ये बता रहे हैं कि वो जो है उत्तर प्रदेश जो है अपना मूलभूत ढांचा विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और जो बिहार है वो अपने जिस तरीके से चाइल्ड वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट, इसको ज़्यादा इसको प्रमुखता से उठा रहा है, यानी कि जो कोर है वो ये बनेगा आपका। तो दोनों के जो बजट के आकार की अगर तुलना करें, तो बिहार का बजट उत्तर प्रदेश के बजट की तुलना में करीब 40% ही है, यानी कि 5.5 लाख करोड़ का आपका यूपी का हो गया, 2.19 लाख करोड़ का आपका बिहार का हो गया, तो ये करीब 40% है, लेकिन सब्सटेंशियल है। तो उत्तर प्रदेश के बजट में अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट है, वहीं बिहार का जो बजट है वो 2,18,303 करोड़ रुपए का ये बजट है, यानी कि सब्सटेंशियल है, लेकिन उतना नहीं है जितना हो सकता था, लेकिन भविष्य में इसके और बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर हम इसको अब एक और पैमाना अगर हम इसका तय करें, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम इसका और अगर हम एक और पैमाना तय करें कि जिस तरीके से आबादी के अनुपात के हिसाब से, तो जो बजट का जो अनुपात है, ये एक एकेडमिक सेंस से ये सही दिखता है। लेकिन हालांकि दोनों राज्यों में जो एक तरीके से जो पिछले दशकों की अगर हम बात करें, जो विगत दशकों में, तो यदि जो है दक्षिण राज्यों में जैसी तरक्की होती है, तो जो बजट है वो कई गुना ज़्यादा का होता, जिस तरीके से साउथ से अगर हम इसको कंपेयर करें, तो जिस तरीके से, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो इसमें गुंजाइश है। लेकिन अब जिस तरीके से फिजिकल एक तरीके से डिसिप्लिन की बात की जा रही है, जीएसटी को लेकर के, तो वो तमाम बातें हैं अपनी जगह पर। लेकिन बहरहाल ये जो राशि है, ये भी कोई छोटी राशि नहीं है, ये बड़ी राशि है, लेकिन इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी इन फ्यूचर। तो खैर, जिस तरीके से हम बात करें, तो इन राज्यों के बजट से पता चलता है कि दोनों में अभी विकास की राह पर बहुत आगे जाने की संभावना भी है, बहुत आगे जाने की आवश्यकता भी है। और इसको क्या है कि बहुत तेजी से इसको उभरना होगा, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर जो पॉपुलेशन को आप देख लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, पॉवर्टी के स्टैंडर्ड्स को देख लीजिए, तो जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो पेश करता है, पेश करा है उन्होंने, मुख्य जो उनके वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने कहा कि किसानों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें तवज्जो दी गई है। तो इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट ईयर, और जिस तरीके से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो फार्म लॉज को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से किसान नाराज हुआ है, एक बहुत बड़ा तबका नाराज हुआ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उसको साधने के लिए भी इसको देखा जा रहा है। तो किसानों को जो है मुफ्त पानी के लिए जो है 600 करोड़ रुपए की इसमें बात कही गई है, और सस्ते ऋण की इसमें बात की गई है, जिसके लिए जो है अलग से जो है 400 करोड़ का आवंटित किया गया है। अब आप इसी फिगर्स को दिखा दीजिए, ये कहीं कहीं पे आपको ऊँट के मुंह में जीरा लगेगा। 1,000 करोड़ इन दोनों को जोड़ दीजिए, पानी का और ऋण का, 1,000 करोड़ में आप पूरे उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को अगर आप साधने के प्रयास भी सोचते हैं, तो ये अपने आप में आपको कम लगेगा, लेकिन बहरहाल ऐसा किया गया है। तो अगर हम इस पे आगे थोड़ी सी और बात करें, जैसे कानपुर की हम बात करें, गोरखपुर की बात करें, और वाराणसी में जो जिस तरीके से मेट्रो को दौड़ाने की बात की गई है, उसको दिल्ली मेरठ का जो रोड मैप है, जो रैपिड रेल के लिए जो है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल्स के लिए जो है 1,0326 करोड़ की इसमें आवंटन जो है विशेष रूप से ध्यान खींचती है। यानी कि आपको मैं फिर से दोहराता हूँ, किसानों के लिए मुफ्त पानी जो है वो 600 करोड़ है, सस्ते ऋण की जो बात की जा रही है किसानों के लिए वो 400 करोड़ रुपए की बात की जा रही है इसमें। लेकिन इसके बनस्पत जो है दिल्ली मेरठ का जो रैपिड रेल के लिए 1,326 करोड़ की आवंटन विशेष रूप से आपका आकर्षित करेगा ही करेगा ध्यान। तो इसके बाद जो है एयरपोर्ट व एक्सप्रेस वे, यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए किसकी तवज्जो दी जा रही है यहाँ पे। तो एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे जो है, इसके लिए भी जो बजट आवंटन किया गया है, उसका वेलकम किया जाना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसमें एक बात और खास है कि जो टीकाकरण है, जो कोविड को लेकर के जो परिस्थितियां उभरी हैं, पूरी विश्व भर में उभरी हैं, पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर टीकाकरण के लिए जो है इसमें जो है 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। तो ये देखिए 50 करोड़, इसको बहुत ही कम कह सकते हैं हम। तो
तो संभव है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है बजट से आने वाले दिनों में मुफ्त टीकाकरण की भी घोषणा इसमें करेगी, इसको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का रिटर्न हो रहा है, कोविड वापस आने की संभावना बन रही है, हालात ऐसे ही बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है अगले साल चुनाव है, और ये चुनाव का जो असर है बजट पर साफ देखा जा सकता है। इसको पॉलिटिकल बजट भी एक तरीके से कह सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो एकेडमिक सेंस में आप कहें, जो एग्जाम परस्पेक्टिव से कहें, जो अगर आप स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस को आप समझने के प्रयास में कहें, तो उसमें जो है कि सरकार जो है आपका मूलभूत ढांचा को विकसित करने के लिए जो निवेश आमंत्रित करना चाहती है, यानी कि प्राइवेट जो केंद्र सरकार का जिस तरीके से रोड मैप है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट किया जाए, पीपीपी मोड में काफी सारी चीजें दी जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी को आगे बढ़ाना चाहती है, या उनकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो बिल्कुल सेम है, वो सेम पेज में है। और इसका जो इसमें जो रैशनल दिया जा रहा है, जो इसकी वजह बताई जा रही है, जो मुख्यतः जो कोर बताया जा रहा है, वो ये है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। तो यानी कि सरकार जो है वो रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर अगर ग्रो करेगा, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो रोजगार की संभावना को तलाशें, उनको पैदा करें। तो ये अब एक अलग इसमें डिबेट का टॉपिक बन सकता है। अब यहाँ से अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में जो है नई सरकार का ये पहला बजट है, जो नई सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है, गठबंधन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसमें बिहार के अंदर, और जिसमें क्या है कि उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ के तारकिशोर प्रसाद, इन्होंने पेश किया है। तो यहाँ ज्यादा जोर जो है इस बजट में एक तरीके से गांव के अंदर महिलाओं के और कौशल विकास पर दिया गया है, और इसकी जरूरत जो है उसको भी समझा जा सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का अगर आप देखें कि जो उनकी कोर टेरिटरी थी वो नशाबंदी को लेकर, जो वुमेन वोट बैंक है उसको लेकर के, तो और जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, महिला वेलफेयर की बात की जाती है, तो नीतीश कुमार का उससे एक नेचुरली उनका जो रिकॉर्ड रहा है उसके साथ इसको आगे बढ़ा के देखा जा सकता है। तो इसलिए विकास पर इसका साफ साफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। जो तारकिशोर प्रसाद ने जो बजट पेश किया है, उनके वित्त मंत्री ने, इस पे आप इसकी साफ इसकी झलक देख सकते हैं। और इसमें अगर कहें कि इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात की गई है वो ये की गई है कि 12वीं पास करने वाली जो अविवाहित लड़कियां हैं, इनको सरकार जो है वो 25,000 रुपए देगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कौन से राज्य में 12वीं पास करने पर 25,000 रुपए देंगे, तो आपको स्टेट्स दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको बिहार टिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो है और अगर ग्रेजुएट होती हैं तो उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे। तो एक तरीके की ये वुमेन को, एक तरीके से गर्ल्स को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना है, और ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए इसमें। और जिस तरीके से जो नीतीश कुमार ने जब जब साइकिलों वाली बात की थी, जो उन्होंने हर स्टूडेंट को साइकिल देने की बात की थी, तो जब वो निकलते थे सड़कों पर बिहार में, तो एक तरीके का मैसेज भी जाता है, मैसेजिंग भी होती है, और एक तरीके का सशक्तिकरण होता है, एक चेतना जागृत होती है। और बिहार का अगर आप कौशल करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, तो ज़्यादातर आप देखें ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो समझ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिहार के अंदर। तो इसको अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ा लें, इसके अलावा जो है महिलाओं को जो है 5 लाख रुपए तक का जो ब्याज है वो मुफ्त, ब्याज मुक्त, यानी कि उस पर कोई टैक्स, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इतना आपको ऋण मिल सकता है, इतना आपको ऋण मिल सकता है। तो इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। और महिला जो उद्यमी हैं, इनके विकास के लिए एक बड़ी पहल है, एक तरीके से इसको देखना चाहिए। और ये एक तरीके का जो है ये बाकी राज्यों को भी प्रेरित कर सकती है इस तरह की पहल। और बिहार में लड़कियों, महिलाओं के सशक्तिकरण के जरिए जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अब यहाँ इस पर गौर करना चाहिए कि जो समाज बदलने की जो ये कवायद एक तरीके से विगत कुछ वर्षों से जारी है, खास करके नीतीश कुमार के अंदर, तो इसे ईमानदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि जो जिस तरीके के बहुत बहुत उसको हम नहीं इसको बोलना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से बालिका गृह वाले जो केसेस थे, इन पर अगर उसको पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, तो इनको थोड़ा रोकना चाहिए, और इससे सशक्तिकरण बढ़ेगा महिलाओं का, जो कि आगे आपको बहुत ज्यादा बिहार के विकास के अंदर एक बहुत कैटलिस्ट का काम करेगा। तो इसमें क्या है कि बाहर जो अब इसमें जो माइग्रेंट लेबर्स की बात है, जिस तरीके से हमने लॉकडाउन के अंदर देखा, जो हजारों लाखों की संख्या में जो भरा है, जो ट्रेनों के अंदर जिस तरीके जो हिला देने वाली जो तस्वीरें देखी गई हैं, उसमें ये देखा जाए कि इसको एड्रेस करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर बजट के अंदर बाहर काम करने वाले बिहारियों को जो है पंचायत वर्ग का डाटा बहुत जरूरी है, तो उनको इसमें इनको एक तरीके से दिल्ली ने भी इसकी एक कोशिश की है कि वो जो है 8 लाख जो प्रवासी हैं उनका जो है उनका वो डेटाबेस बनाएंगे। तो इसमें एक पहल की गई, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। तो और इसमें ताकि जरूरतमंद जो है उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार
रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो बिहार सरकार के जो 7 निश्चय भाग 2 लिंक रोड, डेयरी विकास, प्राधिकरण, जमीनी बदलाव आएगा, तो ये जो होगा उसका पार्ट 2 के अंदर ये सारी चीजें आने वाली हैं। इसमें रोड को लेकर के बात होगी, इसमें डेयरी के विकास को, एग्रीकल्चर, जिस तरीके से एग्रीकल्चर फार्मर प्रोटेस्ट में ये बात काफी उठाई जा रही है कि वहां पे कोई मंडी सिस्टम नहीं है। 2006 के अंदर मंडी सिस्टम एक तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था वहां की सरकारों के द्वारा। तो उसके बाद जो है कि बिहार का जो एग्रीकल्चर है, बिहार से फार्मर्स जो है वो पंजाब हरियाणा का रुख करते हैं, वहां पे बेचते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम वहां पे बहुत है, एक तरीके से पावर की बहुत है। तो इसको एड्रेस करने के लिए लेकिन बिहार सरकार के जो 7 निश्चय मेन है, इसके संकल्प कह लीजिए, निश्चय कह लीजिए, इसके जो भाग 2 में है उसमें डेयरी विकास यानी एग्रीकल्चर की तरफ और जमीन के अंदर जो चेंजेस होंगे उसमें एक बदलाव आएगा। तो क्या ये पॉलिटिकल मामला बनेगा, नहीं बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो अगर हम इसको एक लब्बो लुबाब में देखें, अगर इसको एक कंप्लीट पिक्चर में देखें, तो इन दोनों कुल मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार के लिए, गरीबी के लिए और खास करके युवाओं के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कहा जाता है सबसे युवा प्रदेश है, बिहार भी पीछे नहीं है, तो ये बहुत युवा प्रदेश है। तो इनकी अगर आकांक्षाओं को अगर सरकारें जो है गंभीरता से नहीं लेंगी तो आने वाले जो समय है उसमें चुनौतियों से भरा होने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है आगे कि इन बजट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनमें क्या क्या कहा गया है, किस तरीके से उसको देखा गया है। तो अब हम वापस अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि 5,50,000 करोड़ का जो है वो बजट पेश किया जा चुका है। किसानों को मुफ्त में मिलेगा पानी, 600 करोड़ की जो फिगर मैंने आपको बताई अभी। इसके बाद जो है किसानों को सस्ता लोन लेने के लिए 400 करोड़ का जो प्रावधान है, और दिल्ली मेरठ RRTS के लिए 1326 करोड़ रुपए की। तो ये इसके एक तरीके की मुख्य बातें हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इलेक्शन ईयर है नेक्स्ट, इसे युवाओं को लुभाने की कोशिश की गई है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जो बजट स्पीच पढ़ते हुए उनका कहना था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनकी तैयारी कर रहे छात्रों छात्राओं को जो है मुफ्त में टैबलेट दिया जाएगा। तो इससे कहा कि जो बेरोजगार युवा है उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। तो अभी तक की अगर हम बात करें, फिगर्स की बात करें, तो 52,000 युवाओं को इसका लाभ मिल चुका है, ऐसा कहना है उनके वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी का। इसके बाद जो अन्य जनपदों में भी ऐसा ही एक तरीके का सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो एक तरीके से युवाओं को आकर्षित करने की एक तरीके की ये पहल है। और इसके बाद जो है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो रोड मैप है, उसमें जो ये है, इनका जो कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इन्होंने कहना है कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना जो है ये जो साकार करेगा ये बजट। तो जिस तरीके से वित्तीय बजट जो है 21-22 का, इसमें गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, ये बातें आप रूटीन में सुनते हैं, समेत समाज के हर वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये सर्वसमावेशी बजट को करार दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी खुद की सरकार है, खुद वो मुख्यमंत्री हैं, तो ये आप हर बजट में ऐसा सुन सकते हैं। लेकिन बजट का जो परिणाम होगा, उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे हमें बजट को, उस पर आंकना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कि इन्होंने ऐसा भी कहा है कि इस बजट से नई आशा, नई ऊर्जा, विकास, नवीन संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। फिल्म सिटी की भी बात इसमें हो गई है। तो जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि विधान भवन के अंदर जो एक तरीके से इन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, ये इस उत्कृष्ट भावनाओं से परिपूर्ण है ये बजट। तो जो प्रदेश की जो है कि 24 करोड़ की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, इनकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान लेते हुए, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप इस बजट को बनाया गया है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जिसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को इससे कितना फायदा हुआ है, इसमें क्या देखा गया है। तो अब हम अगर इसकी बात करें, जो इसमें सेलिएंट फीचर्स की जो हम बार बार बात कर रहे हैं आपसे, तो जिस तरीके से जो ये बजट की जो राशि है, मैं फिर से बताता हूँ आपको, 5,50,270 करोड़ 78 लाख का ये बजट है। तो इसको तो ये जो मौजूदा कार्यकाल है 2017 में जो सरकार बनी थी, उसका कार्यकाल के 5वां और अंतिम बजट है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जो वित्त मंत्री खन्ना है, तो इन्होंने कहा है कि 5.12 लाख करोड़ का, तो जिसमें ये बजट जो है, इसमें जो खास बात है, जो फाइंडिंग है, जो मेन हाईलाइट है, वो ये है कि ये जो करीब आपका 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है पिछले बजट से। तो ये बहुत एक सब्सटेंशियल फिगर इसमें एड अप हुआ है। यानी कि सरकारें जो हैं केंद्र सरकार से एक तरीके से प्रेरणा लेते हुए फिस्कल डेफिसिट की तरफ अब कम ध्यान दे रही हैं, फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ। और वैसे भी अगर आप स्टेट्स का रेवेन्यू का सोर्सेज देखें, तो एक लिक्वर हो जाता है आपका, एक पेट्रोल पे आपका जो टैक्स वैट हो जाता है। तो इस तरह के बहुत लिमिटेड सोर्स, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो इससे कलेक्शन नहीं होता। लेकिन बहरहाल इसको स्वागत करना चाहिए। हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ पे हमें केन्जियन इकोनॉमिक्स में ही जाना पड़ेगा, हम सेल्स लॉस की तरफ नहीं जा सकते।
जो कि केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान करती रही है, उस पर बात हमने की है। लेकिन हम वापस इस बजट पे आते हैं। तो अब हम अगर इसको उत्तर प्रदेश का बजट जो है हम 2017-18 में देखें, तो ये जो बजट था आपका 3.84 लाख करोड़ था, जो अब ये 5.5 लाख करोड़ हो गया। यानी कि 2017-18 में जब सरकार आई थी उस वक्त ये 3,84,000 करोड़ का बजट था। 2018-19 के अंदर ये 4,28,000 करोड़ का बजट हुआ। 2019-20 में ये 4,69,000 4.79 लाख करोड़ का बजट हुआ। यानी देखा जाए तो इसमें सब्सटैंशियल एक राइज आया है। इसमें करीब 80,000, इसमें जिस तरह से कहते हैं 38,000 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा है। तो सरकार ने जो है पहला बजट जो था 2017-18 का, इसको मैं आपको बताता चलूं कि किसानों को समर्पित किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और जो वर्ष 2018-19 का बजट है, इसको जो थीम था वो ये था आपका औद्योगिक विकास, इसको इसमें विशेष स्थान दिया गया था। वहीं जो है 19-20 का जो बजट था ये महिलाओं के सशक्तिकरण, जो कि बिहार अब कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक प्रोसेस तरीके से कर रहा है। सरकारें बराबर निरंतर प्रयास करते रही हैं, अलग अलग राज्यों में करती रही हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस थीम पे कौन सा बजट था। तो आपको ये सब लगेगा कि सब एक जैसे, फिर वहां उसमें ओवर, जिसको कहते हैं ना समटाइम्स हम ओवर इंटेलिजेंस यूज कर लेते हैं, तो हम आधा आंसर गलत कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो 2017-18 में जो ये बजट था आपका 3,84,000 करोड़ का बजट था। 2018-19 में आपका 4,28,000 करोड़ का बजट था। 2019-20 में आपका 4,69,000 करोड़ का इसका बजट था। इसके बाद जो सरकार का जो पहला बजट था वो 2017-18 वो फार्मर्स को समर्पित था। उसके बाद 18-19 का जो बजट था वो औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वहीं 2019-20 का जो बजट था वो महिलाओं को सशक्तिकरण को समर्पित था। इसी तरीके से 2021 इसको कहते हैं 20-21 का जो बजट था ये युवाओं को इसमें विशेष तरजीह दी गई है। जैसे कि टैबलेट की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही। तो मौजूदा जो इसका जो मौजूदा बजट है इसमें जो सर्व समावेशी विकास पर आधारित है। तो ये जो थीम है, आपको ये अलग अलग थीम याद रखने होंगे, वरना आपको ये एक जैसा लग सकता है। इसमें आपको आता हुआ सवाल उसमें सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक एक सवाल पे कितने बच्चे होते हैं, उसमें कितने कैंडिडेट्स होते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। तो इसका जो समावेशी विकास जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये प्रेजेंट बजट है। इसी तरीके से कृषि कानून को वापस लेने की जो मांग को लेकर 4 महीनों से किसान आंदोलित हैं, इनको खुश करने के लिए योगी सरकार ने उनकी आय जो है दुगनी करने के लक्ष्य के साथ उन्हें कई योजनाओं की सौगात दी है। जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं, इन्होंने 2022 तक इसके प्रतिबद्धता जताई है, संकल्प दोहराया है कि 2022 तक किसानों की आय जो है दुगना करने के लक्ष्य को, जो केंद्र का भी लक्ष्य है, इसमें उत्तर प्रदेश ने कहा है कि इसको बहुत सीरियसली गंभीरता से ले रहे हैं। और नए वित्तीय वर्ष में जो है इन्होंने एक जो चीज इसमें ऐड की है, आत्मनिर्भर। ये आपको बहुत बजट के अंदर सुनाई देगा। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी। तो ये जो इसमें है कि कौन सी योजना शुरू नहीं की गई हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है ये शुरू की जाएगी, अभी नहीं हुई है। तो इस योजना के लिए बजट के अंदर जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि उसमें पूछा जा सकता है कि 100 करोड़ रुपए के बजट में जो व्यवस्था कीजिए वो किस योजना के लिए की गई है। तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के तौर पर आपको सही आंसर होगा। इसके बाद जो होगा, इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इसके तहत भी जो है आपको 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। यानी कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके लिए जो बजट है वो आपका 600 करोड़ का बजट है। इसी तरीके से किसानों को मुफ्त पानी के लिए एक तरीके से बजट में प्राविधान किया गया है। तो इसकी अगर हम उत्तर प्रदेश के बजट की अगर हम मुख्य मुख्य बातें अगर हम इसको कर लें, इसको दोहरा लें, उसके बाद हम बिहार पे आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बातें हैं उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए, किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके बाद जो दूसरा सैलिएंट फीचर है, अयोध्या स्थित जो है सूर्य कुंड का विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की इसमें योजना के लिए 140 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर निरंतर आप देख सकते हैं टीवी पर, न्यूज समाचार पत्रों में वो जाते रहे हैं, उनके लिए ये मुद्दा काफी क्लोज भी है। तो अयोध्या में जो है एयरपोर्ट का नाम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है। और एयरपोर्ट के लिए अलग से जो है 101 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है इस पर्टिकुलर बजट के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ होगा ये पूछा जा सकता है। तो आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय, मैं बार बार कह रहा हूँ लखनऊ होगा वो सही आंसर। तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल जो परियोजना है, इसके लिए अनुमोदित जो लागत है वो 11,000
1076 करोड़ रुपए की है। तो ये बड़ी राशि इस बजट में इसके लिए जो है 597 करोड़ की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित की गई है। इसके बाद है कि जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या जो है वो 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय है। इसके लिए 2000 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एयरपोर्ट पे 2 से स्ट्रिप से बढ़ाकर 6 करनी है, तो आपको एयरपोर्ट्स के नाम दे दिए जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो जेवर एयरपोर्ट आपका सही आंसर होगा। इसके साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर मुफ्त छात्रों को कोचिंग देने के लिए बात की गई है, छात्र छात्राओं को टैबलेट भी दिए जाएंगे, इसकी भी बात काफी जोर शोर, जाहिर सी बात है कि युवाओं को इसमें आकर्षित करने के लिए है। तो बेरोजगार युवाओं को जो काउंसलिंग की जा रही है उसमें अभी तक 52,000 को इसका लाभ मिला है, जबकि अन्य ऐसे सेंटर्स, अन्य जनपदों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेंटर्स बनाने की इसमें बात कही गई है। इसके साथ साथ जो है आपका, इसके साथ अगर आप देखें, यूपी सरकार ने कहा है कि मेरठ में जो है स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। यानी एजुकेशन सेक्टर को लेकर इसमें काफी इंपॉर्टेंट पहल की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय वो कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपका मेरठ के अंदर बनाया जाएगा। तो इसके आपको याद रखना होगा। इसके बाद जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स बनाए जाएंगे, किताबें भी दी जाएंगी। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो बजट की स्पीच में कही गई हैं। और जो मुख्य बात इसमें रही है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लाई जा रही है। जिस तरीके से जिसमें कहते हैं कि कोविड को लेकर के भी इसमें इसका रिफ्लेक्शन आप साफ देख सकते हैं। तो जिसमें जो है जो श्रमिक जो हैं उनकी मदद की जाएगी। महिला श्रमिक जो इसमें श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, उनको बराबरी की दिहाड़ी मिलने के लिए एक सलाहकार कमेटी बनाई गई है। तो प्रदेश के अंदर जो है 18 उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 18 मंडलों में जो है अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां श्रमिकों को, और इसमें लेकिन अब ये देखिए गौरतलब ये है कि सिर्फ इसमें 1 साल का है, तो इसके लिए आवंटन कर दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, लेकिन क्या अगर वो दोबारा दूसरी टर्म आएगी नहीं आएगी, इस पे ये बहुत हद तक निर्भर करेगा। इसी तरीके से अब हम कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना टीकाकरण के लिए जो है 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए, जो कि काफी कम ही लग रहा है। तो जबकि आयुष्मान भारत के लिए इसमें जो है 13 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए आपका 13 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पीपीपी मोड पे चला गया, तो पीपीपी मोड पे जाकर के ये मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कहा दिल्ली मेरिट के लिए आपका आरआरटीएस इसके लिए जो 1326 करोड़ रुपए दिए गए, उसी तरीके से गोरखपुर वाराणसी मेट्रो के लिए जो है आपको 100 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। तो जेवर एयरपोर्ट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 2 से 6 हवाई पट्टियां बढ़ाने की बात की गई थी उसमें, तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। तो उसमें पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये किस एयरपोर्ट के पास बनाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो जेवर एयरपोर्ट आपका सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। अयोध्या वाराणसी पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कलाकारों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा, इसके लिए 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो अलग स्तर पर इसमें यह पेंशन व्यवस्था का भी ऐलान किया गया है, वृद्धावस्था, किसान पेंशन, इसके लिए आपने 3100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, पूर्व दशम एवं दशमोत्तर तथा सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति, इसके लिए इन्होंने 1430 करोड़, यानी कि देखा जाए तो इस बजट के अंदर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी है, एजुकेशन पे भी है, युवाओं के लिए भी है, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन ये किस तरीके से ये रिफ्लेक्शन देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय का निर्माण होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आपका लखनऊ में बनाया जाएगा। इसके लिए आपने 8 करोड़ रुपए, तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय की विधवाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका शाहजहांपुर में। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली। तो चौरी चौरा कांड के लिए 100 वर्ष पूर्ण होने पर उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी, वो पूरे वर्ष चलेगा। इसके लिए जो आवंटन किया गया, आपसे पूछा जा सकता है कितने का आवंटन है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। ये तो 15 करोड़ रुपए का इसमें व्यवस्था की जाएगी। तो सैनिक स्कूल मैनपुरी, झांसी, अमेठी, इसमें अवशेष इसमें जो है कार्यों को पूर्ण करने के लिए, तथा जनपद गोरखपुर में एक नवीन सैनिक स्कूल। तब से पूछा जा सकता है कि मैनपुरी, झांसी, अमेठी और गोरखपुर, इसमें से किसमें एक नवीन सैनिक स्कूल आएगा, तो गोरखपुर आपका सही आंसर होगा। गोरखपुर जो है वहां से जब योगी आदित्यनाथ जब पार्लियामेंट के अंदर थे, वहां से सांसद भी थे, अभी रवि किशन है। तो बहरहाल जो है इसमें जो है 90 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के लिए अंतर्गत वित्तीय वर्ष में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। यानी किसान
किसान ऊर्जा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है हमने कवर की है, ये सभी को है। अब हम इसमें जो बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो है उसको बहुत ब्रीफ में कर लेंगे। तो बिहार में जो इनके, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो बिहार के वित्त मंत्री के तारकिशोर प्रसाद हैं, इन्होंने जो बजट में पेश किया है 2,18,303 करोड़ का ये बजट है, इसको पेश किया गया बिहार का। और पिछले वर्ष की तुलना में जिस तरीके से वो यूपी का बढ़ाया गया था सब्सटेंशियली, इस तरीके से जो बिहार का जो है वो 6,041 करोड़, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार थी वहां पर, और उसके बाद जो है कि 6,541 करोड़ ये अधिक है। इसके साथ जो एनडीए सरकार का जो एक तरीके से लेडेड हेड बाय नीतीश कुमार, तो ये लगातार बजट के आकार में वृद्धि हो रही है। तो राज्य सरकार ने इस बार जो है शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने जा रही है, तो ये एक मेजर फाइंडिंग है, हाईलाइट है। तो वित्त वर्ष जो 21-22 के लिए अकेले शिक्षा पर जो है 2,18,303 करोड़ में से 38,035.93 करोड़ रुपए जो है ये शिक्षा पे करेंगे, यानी 38,000 करोड़ रुपए जो है वो शिक्षा पे होंगे। तो ये सब्सटेंशियल फिगर है। इसके बाद जो है 2021-22 में राज्य सरकार जो है इसके लिए जो है आपका 9,094.4325 करोड़ रुपए जो है इसका जो है जो ऋण के रूप में वापस किए जाने हैं, जिसमें जो है आपका राज्य सरकार को ये मिलने वाला है, जिसमें जो है आपका 1,481.22 करोड़ रुपए जो है ये केंद्र सरकार का है, एवं 7,613 करोड़ रुपए इसमें राशि पूर्व के लिए ये आंतरिक ऋणों से संबंधित है। तो ये एक तरीके का ऋण को लेकर के इसका एक मैप है। और इसके बाद जो है आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट बात की गई है, तो वित्तीय वर्ष में जो राज्य का जो व्यय है ये आपका 1,77,177,071.39 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया, यानी एक्सपेंडिचर जो है आपका वो आपका 1,77,071.39 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जो कि कुल व्यय जो है उसका 81.12% है। जो वित्तीय वर्ष 2020 बजट का जो अनुमानित जो है उस वक्त जो था 1,64,751 करोड़ रुपए था। तो ये बढ़ा करके जो है 1,77,071 करोड़ रुपए की बात इसमें कही गई है। तो इसमें से जो है कि महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य के अपने स्रोतों से जो राजस्व के रूप में जो है आपका 35,050 करोड़ रुपए मिलने की इसमें संभावना है, और इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसके बाद जो है जिसमें जो है 27,050 करोड़ रुपए जो है वो वाणिज्य कर से आएंगे, और 5,000 करोड़ रुपए स्टैंप एवं निबंध शुल्क से आएंगे, 2,500 करोड़ रुपए जो है परिवहन कर से आएंगे, और 500 करोड़ रुपए जो है आपका भू राजस्व से प्राप्त होगा। तो ये आप किस तरीके से आएगी बिहार सरकार के पास, ये उसका डेटा है। मैं फिर से बता देता हूं कि 27,050 करोड़ रुपए आपके वाणिज्य कर से आएंगे बिहार के पास, ऐसा अनुमानित है, और 5,000 करोड़ रुपए जो है स्टैंप एवं निबंधन शुल्क से आएगा, 2,500 करोड़ रुपए आपका परिवहन से आएगा, और 500 करोड़ रुपए आपका भू राजस्व से प्राप्त होगा। तो इसको उसमें सीरीज में देके भी आपसे पूछा सके किसमें सबसे ज्यादा कहां से आएगा, और इसको सीक्वेंस में लगाइए। इसके बाद वर्ष 2021-22 में राज्य जो है अपने स्रोत से गैर कर राजस्व के रूप में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5,505.47 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के बजट से ये जो है आपका इसकी तुलना में 266 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो उस वक्त जो था 5,239.28 करोड़ रुपए था, तो इस बार जो है 5,500 यानी कि 266 करोड़ का इसमें आप हाइक आराम से देख सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में 266 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यूज में बढ़ोतरी इसका अनुमान है। तो केंद्र करों की हिस्सेदारी में इस बार जो है खासी बढ़ोतरी होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, उस पर इस बजट में डेटा दिया गया है। तो केंद्र करों में जो है राज्य की हिस्सेदारी जो है 2019-20 में ये आपकी जिसको कहते हैं 63,406.33 रुपए थी, तो वर्ष 20-21 के अंदर इसका अनुमान जो है वो आपका 78,896, लेकिन ये थोड़ा दूर की कौड़ी लगता है, तो इसमें जो है ये आपका जो है 91,180 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। तो राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम यानी आत्मनिर्भर बिहार, यहाँ पर भी जिस तरह से आत्मनिर्भर यूपी, इस तरीके से आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 ये इनका टर्म है। इसके अंतर्गत जो है वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभाग जो हैं उसके अंतर्गत जो कुल बजट का प्रावधान है वो 4,671 करोड़ रुपए किया गया है। तो ये राशि जो है यहाँ पर एक कैच है, लेकिन ये राशि जो है 2025 तक खर्च की जानी है। तो बिहार सरकार अभी फ्रेश आई है, अभी नई सरकार है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन में जाना है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर जो है ये दोनों राज्यों का, इसके बाद ये राजस्थान का भी बजट आ गया है, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो इन राज्यों की जो आर्थिक है, किस तरीके का विजन है, ये न्यू इंडिया की तरफ कैसे जाएंगे, यहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है किस राज्य के अंदर। तो जब आप यूपीएससी के लिए या आप जिस तरीके से स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस
कमीशन के लिए जब आप एग्जाम्स लिखेंगे तो आपको एक तरीके कंपेरेटिव एनालिसिस, फैक्चुअल और डेटा के साथ आपको उसका मिलान करना आना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी एबिलिटी चाहिए। तो आपको अपने देश के बारे में हर बारीकी से पता होना चाहिए, खास करके वित्तीय मैटर्स में। तो उसका ये प्रयास है। चलिए आप इसका अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।